हेलो एवरीवन। आप सबका पीएस स्टडी में स्वागत है। आई होप, मैं ऐसा करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारी सीरीज चल रही है एनटीपीसी। टारगेट हमारा 16 मार्च 30 में 30 का है। उसमें से मैं अच्छे क्वेश्चन जो रिपीटेड बार बार हो रहे हैं कॉन्सेप्ट में, वो मैं सब आपको कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखने का प्रयास करें। अभी मैंने पिछली क्लास में आपको 30 क्वेश्चन कराए थे इम्पोर्टेंट। आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है आप लोगों ने वो क्वेश्चन ज़रूर किए होंगे। आज का हमारा टॉपिक फिर वही 30 क्वेश्चन का रहेगा। जो भी होंगे मैंने गिना नहीं कितने हैं, लेकिन मैं आपको कराने का शुरुआत करता हूँ। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहला ये है हाइट एंड डिस्टेंस का, यानी कि ऊंचाई और दूरी का सवाल है। सबसे पहले आपको सवाल क्या करना होता है, जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना अच्छे से आंसर दे पाएंगे। जैसा कि सवाल क्या कह रहा है, एक सीढ़ी दीवार के सहारे इस प्रकार झुकी हुई है कि क्षैतिज जमीन के साथ इसका कोण थीटा है, जहां tan थीटा बराबर 15/8 है। यदि सीढ़ी की शीर्ष दीवार से ऊंचाई 30 मीटर है तो सीढ़ी के पाद की दीवार से दूरी क्या ज्ञात कीजिए, किसमें, मीटर में। आप लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ा होगा। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप चित्र बनाएंगे। ये हो गया, क्या मान लेते हैं इसमें एक सीढ़ी लगाते हैं। ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी सीढ़ी हो गई। ये वाला कोण कितना दिया गया, थीटा। ये क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। लंब दिया है 15, ये कितना दिया है, आधार 8। लेकिन वो कह रहा है कि दीवार से ऊंचाई 15 का मान कितना दिया है, 30। तो बताओ इसकी दूरी ये वाली, अगर ये 2 गुना, कितने गुना है, ये 2 गुना है, तो इसका आंसर कितने गुना हो जाएगा, 2 गुना। ये आंसर कितना हो जाएगा, 16। इसका आंसर ए नंबर सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये कह रहा है कि चतुर्भुज ABCD, क्या कह रहा है, चतुर्भुज ABCD। एक हम क्या बनाते हैं, एक हम चतुर्भुज बनाते हैं। एक हम चतुर्भुज बना लें, क्या बना लें, चतुर्भुज। यानी कि A, इसके बाद B, इसके बाद C, इसके बाद D। एक चतुर्भुज AB की लंबाई कितनी दी गई है, 17। BC की लंबाई दी गई है 8। CD की लंबाई दी गई है 9 और AD की लंबाई दी गई है 12। AC, ये देखो, अगर मैं AC कर दूं, AC की लंबाई कितनी हो जाएगी, 15। आपने पढ़ा 8, 15, 17, एक क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। अगर मैं इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालूं तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुणा 8 गुणा क्या हो जाएगा, 15। तो यहाँ से अगर मैं काट दूंगा तो क्या आ जाएगा, 4। तो ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, 60। अब क्या बचा, ये, यानी कि 12, 9, ये 12, 9, 15, ये भी एक ट्रिपलेट होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 गुणा 9 गुणा क्या हो जाएगा, 15। इसको अगर मैं काटूं 12, सॉरी, कितना हो जाएगा, 12। तो ये कितना हो जाएगा, 2 छक्का 12। तो कितना हो जाएगा, 9 छक्का 54। इसका टोटल क्षेत्रफल कितना आ जाएगा, इसमें मैं 54 ऐड कर दूंगा तो कितना हो जाएगा, 114। ये ऑप्शन नंबर है, इसका आंसर हो जाएगा। ये आपको ऐसे सवाल हल करना है। उसके बाद कह रहा है कि पहली 14 पूर्ण संख्याओं का औसत क्या होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि होल नंबर जो होते हैं, क्या होते हैं, जो होल नंबर, यानी कि जो होल नंबर होते हैं, जो पूर्ण संख्या होती है, किससे स्टार्ट होती हैं, 0 से। 0 के बाद 1, 2, डॉट डैश कर कहाँ तक, इनफाइनाइट तक। लेकिन जो नेचुरल नंबर, इन जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं, वो किससे स्टार्ट होती हैं, ये 1 से। ये आपको याद रखना है कि जो होल नंबर होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। तो पहली 14 संख्याएं तो इन 0 से स्टार्ट होंगी, कहाँ तक जाएंगी, 13 तक। कहाँ तक जाएंगी, 13 तक। तो कितनी संख्याएं हो गई, 13। अब कह रहा है कि औसत, औसत आपको पता है जितनी संख्याएं बटे कितनी संख्याएं करेंगे, अगर एक एक क्रम में, यानी कि लगातार क्रम में बढ़ रही हैं, उनका अंतर समान है, तो जितनी भी संख्याएं हैं बटे उनका 2 करेंगे। इसमें कितना कर देंगे, 2। तो कितना हो जाएगा, 6.5, यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन आपको कंफ्यूजन, इस सवाल देने का मकसद ये रहता है कि आपको पता होना चाहिए कि जो होल नंबर है वो 0 से स्टार्ट होते हैं, अगर प्राकृतिक संख्याएं हैं वो 1 से। अगर आप यहाँ से 1 करते, देखो 14 1 15 हो जाता, अब 15 का कितना, 7.5 आ जाता है। ये देखो आंसर भी दिया। इसलिए देने का उद्देश्य खाली यही कि आपको ये चेक करना है कि होल नंबर, प्राकृतिक नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर पता है कि नहीं पता। इसके बाद चलते हैं कि अगला सवाल ये क्या कह रहा है कि एक विक्रेता 7 नींबू 1 रुपए में खरीदता है। 75% लाभ प्राप्त करने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचे होंगे, कितने नींबू बेचे होंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या होता है, ये वाला जो ये वाला टाइप का सवाल ऐसे लगाते हैं। एसपी बराबर क्या होता है, एसपी बराबर होता है सीपी गुणा, यहाँ लिखते हैं 100 प्लस माइनस बटे कितना कर देते हैं, 100।
अब देखो इसमें ये देखो 1 रुपए में कितने नींबू बेचेगा। रुपये को हमेशा कहाँ रखेंगे, रुपए को हमेशा हम रखेंगे ऊपर, यानी कि 1 रुपए में कितने नींबू को ऐसे n से डिनोट कर लेते हैं। अब देखो इसने 1 रुपए में कितने नींबू 7 गुणे लाभ होता है तो लाभ 100 और 175 कितना हो जाएगा 175 बटे कितना हो जाएगा 100, काट दें यहाँ से 25 सत्ते यानी कि 25 सत्ते 175, 25 चौको 100, 7 से 7 कटा तो n बराबर कितना आ गया, यानी कि n बराबर आ गया हमारा 4, यानी ऑप्शन नंबर इसका सी इसका आंसर सही। आपको खाली ये वाला फार्मूला पता कर लेना है कि जब भी ऐसा टाइप है तो आपको क्या याद रखना है कि SP बराबर होता है CP गुणा 100 प्लस माइनस P बटा 100। अगर आप क्या करना हमेशा रुपया को यानी कि जो रुपए होगा यानी कि रुपया को हमेशा ऊपर रखना है और जो वैल्यू होगी उसको नीचे रखना, ये बात हमसे ध्यान रखना और इस टाइप के सवाल को ऐसे हल कर लेंगे। एक मतलब दूसरा भी टाइप हल करने का है, लेकिन इस वाले टाइप से आप किसी भी प्रकार का सवाल होगा आप लोग हल करने में आपको आसानी होगी। चलिए चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन में। ये है मार्क प्राइस यानी कि अंकित मूल्य। कह रहा है कि एक बिस्तर का अंकित मूल्य 517 है जो कि क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो यदि लाभ प्रतिशत 2% है तो छूट प्रतिशत ज्ञात कीजिए। हमको क्या ज्ञात करना, छूट प्रतिशत हमको ज्ञात करना है। ये जो 517 दिया इसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि देखो क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है। अगर मैं मान लूँ कि CP मेरा कितना है, CP मेरा 100 है तो क्रय मूल्य से तो मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस हो गया 130। आपको यहाँ एक कंसेप्ट बताता हूँ, ये आपको याद रखना है कि MP बटा CP होता है, MP बटा CP 100 प्लस का प्लस P बटा होता है 100 माइनस का D। आपको याद रखना है कि जो भी MP के हिसाब से MP के सामने होगा लाभ हानि और CP के सामने होगा यानी कि डिस्काउंट। अब इसको हल कर लेते हैं। क्या करना है, मार्क प्राइस कितना दिया हुआ 130 बटे ये कॉस्ट प्राइस कितना दिया हुआ 100 बराबर, अब यहाँ क्या 2 रुपए का लाभ होता है तो 100 दो जोड़ देंगे 102। अब हमको हाँ क्या निकालने का, डिस्काउंट। अब देखो ये 0 से ये 0 कटा, इसका गुणा कराएंगे इसमें, इसका गुणा कराएंगे इसमें, तो ये हो जाएगा 1300, ये हो जाएगा 1020। तो अगर डायरेक्ट यहाँ कर दें 1300 में 1020 घटा दें तो कितना हुआ, ये होगा 0, ये होगा 8, ये कितना हो जाएगा 2। यहाँ देखो कितना हो जाएगा 13, 13 का भाग देते हैं तो कितना होगा 2 बार जाएगा, 13 दूनी 26, 2 बचा 13 एक कम 13 यानी कि 21.54 के ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। लेकिन आपको ये वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है कि MP बटा CP 100 प्लस माइनस का P 100 माइनस का D, ये मेन ऐसे सवालों को हल करने का कॉन्सेप्ट होता है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल पक्का समझ में आया होगा। चलिए बात करते हैं अगले सवाल में। अब कह रहा है कि अरुण और आशीष मिलकर एक हाल को 3 दिनों में रंग सकते हैं, लेकिन अरुण अकेले इसे 7 दिनों में रंग सकता है, तो आशीष अकेले ऐसे 4 हाल कितने दिनों में रंग सकता है। अगर मैं बात करूं अरुण एक दिन में, अरुण जो है एक दिन में मतलब अगर अरुण का मैं एक दिन की बात करूं तो अरुण जो है एक दिन में कितना 1/7, ये दोनों मिलकर कितने करते हैं, मतलब अरुण प्लस आशीष मिलकर कितना करता है 1/3। अगर मैं यहाँ से आशीष का निकालूं तो क्या हो जाएगा 1/3 माइनस का हो जाएगा 1/7, यहाँ से 21 एलसीएम तो कितना हो जाएगा 7, यहाँ हो जाएगा 3, यानी कि अरुण का जो आ जाएगा वो 4/21। लेकिन 4/21 लेकिन आशीष अकेले ऐसे 4 हाल कितने दिनों में रंगेगा। अगर आशीष का भी एक दिन का निकालें तब क्या हो जाएगा 1/4/21, तो ये ऊपर 21 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 21/4, यानी कि 4×5 = 5.25 इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऐसे हल करना है आपको, समझ में आ रहा होगा। अब देखो एक होता है संपूरक, एक होता है पूरक। संपूरक में क्या होता है, दो कोणों का योग हमेशा कितना रहता है 180। अगर वहीं पूरक कहता है तो दो कोणों का योग कितना रहता है 90। समझ में आया, ये आपको पता हो गया। उसके बाद अब सवाल को देखते हैं। ये अब मेरा ये बताने का उद्देश्य ये था, आपको पता होना चाहिए कि जो संपूरक होता है उन दोनों कोणों का योग 180 के बराबर, और जो पूरक होता है वो क्या होता है, वो उनका होता है यानी कि दो कोणों का योग जो होता है 90 के बराबर होता है। आप सवाल पढ़ते हैं, कह रहा है दो संपूरक कोणों में, दो कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 अधिक है। अगर मैं यहाँ मान लूँ कि छोटा कोण कितना है, मान लेते हैं कि छोटा कोण जो है यहाँ मान लेते हैं छोटा कोण x है,
तो बड़ा वाला कोण कितना हो जाएगा, बड़ा वाला कोण जो हो जाएगा वो हो जाएगा x प्लस का 28 हो जाएगा। अब मैंने क्या कहा कि संपूरक में दोनों कोणों का योग 180 के बराबर होता है, तो यहाँ अगर हल कर लें x प्लस का 28 बराबर क्या हो जाएगा 180, तो यहाँ से 2x बराबर हो जाएगा, इसमें 30 घटा दें तो अगर इसको 30 मान लें तो कितना हो जाएगा, 30 घटाएंगे 152, x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 2 सत्ते 14 2 छक्का 12, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर 76 बिल्कुल सही है। आया समझ में। आपको इसमें ये है कि आपको पता होना चाहिए कि जो संपूरक कोण होता है उनमें दो कोणों का योग 180 के बराबर और जो पूरक होता है वो 90 डिग्री के बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अब कह रहा है किरण अपनी आय का 45% खर्च करती है, यदि वह 6600 रुपये बचाती है तो उसकी आय क्या होगी। अपनी आय का 45% खर्च करती है, कितना 45%, मान लेते हैं उसकी आय कितनी रही होगी 100%, 100% में अगर उसने 45% खर्चा कर दिया तो कितने परसेंट बचाया 55%, लेकिन वो 55% नहीं बचत करती, कितनी बचत करती है 66,000, कितने गुना है, यहाँ से काटे 11 पच्चे 55, 11 छः 66, 3 0, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि 1200। अगर अब कह रहा आय कितनी है, आय थी उसकी टोटल 100, इसमें 2 जीरो और बढ़ा देते हैं तो कितना हो जाएगा, यानी कि इतना हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब देखो ये है द्विघात समीकरण का सवाल, इसमें कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है सबसे पहले देखना है सवाल, k का मान ज्ञात करना है। द्विघात समीकरण दिए गए हैं, क्या क्या दो समीकरण दिए तो आपको क्या सिर्फ तुलना करना। देखो पहले वाले समीकरण से क्या करना, देखो a, अगर इसको मान लेते हैं क्या, इसको मान ले a, इसको मान ले b, इसको मान ले c, इसको मान ले a, इसको मान ले b, इसको मान ले c, तो यहाँ क्या हो जाएगा a1 मान ले, a1 b1 c1, इसको मान लेते हैं a2 b2 c2, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2, ये हो जाएगा। a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है 4। अब हमें b2 का मान निकालना है तो k बराबर क्या हो जाएगा, गुणा करा दें। अगर b1 का मान निकालना सॉरी, तो इधर हो जाएगा k1, इधर हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा k बराबर हो जाएगा 4 दूनी 8 बटा 3। समझ में आया। इसका ऑप्शन नंबर डी। अगर नहीं आया तो मैं एक बार यहाँ और लगाता हूँ। देखो क्या करना है, सबसे पहले a1 बटे a2 b1 बटे b2, a1 का मान कितना है 2, a2 का मान कितना है 3, b1 का मान कितना है k और इसका मान कितना है 4, तो k बराबर कितना गुणा कराएंगे, 3 गुणा 8 बटा 3 इसका आंसर आ जाएगा। समझ में आया। नहीं भी आया तो आपको क्या करना है, इसको स्किप करके रोक के आप स्वयं हल करना और पीछे वीडियो करके जरूर देखना। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो ये है अलजेब्रा का सवाल। अब आप यहाँ देख रहे हैं इसमें ये सूत्र लिखा है, यानी आप लोगों ने पढ़ा होगा कि a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। पढ़ा होगा कि नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा है ना। a प्लस बी ए माइनस बी होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आप लोगों ने ये भी पढ़ा है कि a माइनस बी का होल ऑफ स्क्वायर प्लस का a प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर। इसका हल करेंगे, देखो यहाँ माइनस का 2ab होगा और यहाँ पर क्या होगा प्लस का 2ab होगा कि नहीं होगा। मैं इतना आपसे उम्मीद करता हूँ आपको इतना सब पता होगा, तभी मैं इतनी स्पीड से हल कर रहा हूँ। यहाँ से माइनस 2ab कट जाएगा, क्या बचेगा यहाँ बचेगा 2 कामा ले लेंगे तो अगर a स्क्वायर और यहाँ बचेगा 2b स्क्वायर और यहाँ क्या बचेगा, यहाँ हो जाएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। ये मतलब हो गया, इतना हमें हल करना, इतना। आप सवाल में अगर बात करें, किसकी बात करें, सवाल में अगर बात करें हम लोग तो क्या कह रहा है। अब देखो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका डायरेक्ट उत्तर मुझे ये 2 नंबर दिख रहा है। समझे आप लोगों को। अब ये इसी में हल करना है, इसमें मुझको 2 नंबर सही है, अब आप लोग हल कर लेंगे। अब देखो मैंने कल वाली भी सीरीज में बताया था कि जब भी डिस्टेंस सेम होती है, यानी कि जब क्या होती है दूरी क्या होती है, यानी डिस्टेंस जो होती है सेम होती है, उसमें यदि मुझे स्ट्रीम यानी कि धारा गति ज्ञात करना होता है तो क्या मैंने क्या बताया d/2 यहाँ किया था t1 माइनस का t2, अब बटे किया था t1 गुणा t2
कब किया था? जब मुझे स्टीम यानी कि धारा का मान ज्ञात करना हो, और जब मुझे नाव का मान ज्ञात करना हो तब मैं बताया था कि d2/2 इधर प्लस कर देना, T1 प्लस का T2 बटे T1 गुणा T2 कर देना। समझ में? आज जो है, आज हमें क्या ज्ञात करना है? आप लोग आज देख लें, आज मुझे क्या ज्ञात करना है? आज मुझे धारा ज्ञात करना है। दूरी कितनी दी? धारा यानी कि स्टीम ज्ञात करना है। धारा यानी कि दूरी कितनी दी गई है? 721/2। T1 का मान कितना है? 42। 42 में अगर 15 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? 27। गुणा कराएंगे 42 गुणा 12। अब यहाँ से काटा पीट शुरू करेंगे। काट लेते हैं 3 से। 3 नम 27, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब कट रहा 3 से, 3 त्रिकाई 9, 3 चौको 12। अब देखो, अगर पूरा काट पीट के भाग देंगे तो यही आएगा हमारा 15.45 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ में आया? अब आप लोग थोड़ा गुणा भाग कर लेंगे, लेकिन मुझे मेन बताना ये है कि जब भी मुझे इस धारा का मान ज्ञात करना हो तो ये वाला फार्मूला लगाना है। जब कब लगाना? जब दूरी समान। मेरे पास और भी मतलब ट्रिक है कि जब दूरी समान होती है तब भी हल करके, लेकिन वो वाला बताऊंगा तो आप भूल जाएंगे। अगर ये सीधे याद कर लेंगे कि d/2 T1 - T2 और T1 गुणे T2, धारा का अगर नाम निकालना हो तो आप लोग ये लगा सकते हैं। इसलिए मैं आपको ये वाला शॉर्टकट बता रहा हूँ, और ये हर जगह अप्लाई होगा, ये आप गलती नहीं करेंगे। समझ में आया? इसके बाद चलते हैं अगला। माध्यिका में क्या होता है? सबसे पहले माध्यिका को या तो आरोही क्रम में लगाते हैं। किस में लगाते हैं? आरोही क्रम में। यह तो लगाएंगे आरोही क्रम में, ये तो लगाएंगे अवरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है कि छोटे से बड़ा, जैसे 1 से 2। अब अवरोही का मतलब होता है 2 से 1, यानी कि बड़े से छोटे। इसको किसी भी प्रकार में लगा लें, या तो आरोही या तो अवरोही, एक में लगाना है। आप सबसे पहले लगाते हैं, लगाने के बाद काउंट करेंगे। यदि सम आएगा तब भी, सम आएगा तो थोड़ा क्या करेंगे, विषम आएगा तो क्या करें? सबसे पहले इसको हम आरोही में यानी कि आरोही में लगाते हैं। इसमें सबसे छोटा क्या है? इसमें सबसे छोटा है, यानी इसमें सबसे छोटा क्या है? 11। फिर उसके बाद क्या है? 11 के बाद अगर देखें तो 11 के बाद है 27। 27 के बाद क्या है? 30। 30 के बाद क्या है? 34। 34 से नहीं सॉरी, 11 के बाद यहाँ 18 भी है। 11, 18, 27, 30, 34। 34 के बाद है 35। 35 के बाद है क्या? 35 के बाद देखें तो हमारा है 52। 52 के बाद देखें तो हमारा है क्या? 76। 76 के बाद देखें तो है 80। 80 के बाद देखें तो 81। 81 के बाद देखें 84। ऊपर भी गिन लेते हैं कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। अब देखो माध्यिका, अगर हमारा माध्यिका यानी n क्या आ जाए? ऑड नंबर आ जाए तो क्या करेंगे? बराबर बराबर छोड़ देंगे, इधर से भी जो बीच में होगा वही हमारा माध्यिका हो जाए। अगर यही हमारा n का मान क्या आ जाता? इवन में आ जाता, इवन में, तब क्या करते? बराबर बराबर छोड़ के दो जो बीच के होते उन दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे देते, तब भी हमारा आंसर आ जाता। इसमें गिन लेते हैं, 1 11 है ना, तो 2, 3, 4, 5 इधर से छोड़ देते हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इसके माध्यिका क्या हो जाएगी? 35 हमारा सुविधा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? अगर यहीं अगर सम होता तो हम दोनों क्या करते? इनको जोड़ के फिर 2 का भाग देते, तब हमारा आंसर आ जाता। समझ में आया? हाँ। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब ये है पाइप एंड टंकी के सवाल। क्या कह रहा है कि पाइप ए एक टंकी को 18 मिनट में भर सकता है, यानी कि ए जो है किसी टंकी को 18 मिनट में भर सकता है। अब जबकि बी पाइप जो है उसी टंकी को 20 मिनट में खाली कर सकता है। इसका हम क्या ले लें? एलसीएम 180। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 10 और इसका क्या हो जाएगा? 0, यानी कि 9 माइनस, क्योंकि खाली कर रहा है ना। अब कह रहा है खाली प्रारंभ में यदि ए को खोला जाता है 6 मिनट के लिए, 6 मिनट ए की खोला जाता है और 6 मिनट बाद बी भी खोल दिया जाता है 6 मिनट के बाद, यानी कि अगर 6 मिनट के लिए ए को खोल दिया जाए तो ए जो है 1 घंटे में मतलब 1 मिनट में 6 भरता है, तो 6 मिनट में 60 भर देगा। टंकी की क्षमता कितनी? 120। 60 जब भर जाएगा तो कितना बचेगा? 120 बचेगा कि नहीं बचेगा? अब बी भी खोल जाता है, तो अगर ए भर रहा है 10, अब बी नाव खाली कर रहा है, तो अगर 10 में
10 ए भर रहा है, 9 खाली कर रहा है, तो 1 बचा ना। कितनी टंकी की क्षमता बची थी? 1, 120 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अब देखो कह रहा है, यह है मतलब कि एज प्रॉब्लम का, कह रहा है कि राहुल की आय, यहाँ लिख लेते हैं, कह रहा है कि राहुल की आय उसकी डॉटर यानी राहुल की आय उसकी पुत्री की आयु की, अगर पुत्री की आयु x है तो राहुल की आयु कितनी है? 3x है, 3 गुनी है। 8 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? अब 8 वर्ष बाद, तो 8 वर्ष के बाद उसकी वायु उसकी पुत्री की वायु के दुगने से 5 वर्ष अधिक है। 8 वर्ष बाद, दोनों की 8 वर्ष बाद होगी, दुगने से, यानी कि दुगने से 5 वर्ष अधिक है। बस कहानी खत्म। अब खाली मुझे यहाँ से x का मान निकालना। अगर यहाँ से देखें, गुणा करा दें, तो ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा 8 दूनी 16 प्लस का 5, तो यहाँ से अगर आएगा तो x बराबर 16 5 21, 21 में 8 गई तो कितना हो जाएगा? 13। किसकी निकालना है? राहुल की। तो राहुल की वर्तमान में कितनी थी? 3x, गुणा कराएंगे 39 हो जाएगा। समझ में आया? केवल आपको ये वाली राय, ये जो कहता है ये वाली समझ में अगर आ जाए, वो कह क्या रहा है कि उसकी 3 गुनी से 8 वर्ष बाद उसकी पुत्री के 5 गुने से 5 वर्ष अधिक, अगर ये लिखना सीख गए तो ये वाले सवाल बस ऐसे हल हो जाते हैं। अगर ये लिखना सीख गए, जैसे कहता जाए सवाल वैसे का, मैंने कुछ नहीं किया। उसने कहा कि पुत्री की आयु को 3 गुनी, तो मैंने 3 गुनी कर दिया। फिर कहा 8 वर्ष बाद, तो ये देखो मैंने 8 वर्ष बाद कर दिया। कह रहा है कि पुत्री की आयु के दुगने से, ये देखो दुगने से 5 वर्ष अधिक है, मैंने वैसे की x का मान निकाला, वर्तमान पूछा, इसका आंसर आ गया। अब चले चलते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है कि एक आदमी जो है 7 घंटे में 519 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि वह अपनी दूरी का 2/3, उसकी दूरी कितनी है? 519, 519 का 2/3 वो करें, 3 एकम 3 और 2 कटेंगे, 3 7 21, 3 3 9, 3 दूनी 6, 2 7 14 और 2 1 3, इतनी, यानी कि 3 कह रहा है कि 2 इतनी कह रहा है 2/3 दूरी का 2/3 जो है 5/7 समय में। अब देखो मतलब कि दूरी जो है 519 है, लेकिन अपनी दूरी का 2/3 कितने समय में तय करता है? समय का 5/7 समय में। टोटल समय कितना है? 7, यानी कि 5/7, यानी जो इतनी दूरी है वो 5 घंटे में तय करता है। तो कहता है शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति कितने किलोमीटर प्रति क्या होनी चाहिए? अब समय कितना बचा हमारा? 2 बचा ना, 2, क्योंकि 5 घंटा हो गया। दूरी कितनी बची? घटा लेते हैं। 519 में अगर 346 घटाएंगे तो 9 में 3 गई, कितना बचा? 3, 9 में 6, मतलब 9 में 6 गई 3, यहाँ बचा 11, 11 में 4 गई तो यहाँ कितना बचा? 7, 9 3 7 4 11, यहाँ से अब इसका 2, तो 2 3 6, 2 छक्का, अरे 2 3 6, 1 रुक जाओ, 519 में 9 में 6 गई 3, यहाँ बचा 11, 11 में 4 गई 7, हाँ 173, तो कितना हो जाएगा? 2 8 16, 2 छक्का 12, 2 पंचे 10, यानी कि 86.5 इसका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? अब देखो ये सवाल आप पहले एक बार इसको रोक कर वीडियो को आप खुद सवाल हल करिएगा, फिर मैं जो बता रहा हूँ इसका हल करने का शॉर्ट कट अप्रोच वो वाला आप देखिएगा। इस सवाल को अब अगर आप एकदम बेसिक से करेंगे बहुत टाइम लगेगा, फिर भी आप हल नहीं कर पाएंगे, गलत कर देंगे। समझ में आया? आपको करना क्या, जैसे ये 4 संख्याएं दी गई हैं, ये 4 संख्याएं दी गई हैं, इन दोनों का अंतर पहले लेना। तो कितना होगा अंतर? ये अनुपात बनाया 10 हुआ, इनका रेशियो निकाला तो 3 अनुपात कितना हुआ? 2। आया कि नहीं आया? अब आपको करना क्या है, ये वाली में आपको करना क्या, तिर्यक गुणा का, इसको ऐसे लिखना 30 प्लस x ऐसे, और इधर क्या लिखना? 21 प्लस का x। अब आपका जो रेशियो है इसका तिर्यक गुणा कराएं, इसका इसमें, ये इसमें कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 60 प्लस का 2x बराबर हो जाएगा 21 3 63 प्लस का हो जाएगा 3x। तो अगर यहाँ से x का मान निकालेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा। अब आपको करना क्या है, अब आपको जो सवाल कह रहा है वैसे हल करना। अब आपको क्या ज्ञात करना है? 6x रेशियो y समानुपात y, क्या ज्ञात करना है? 3x माइनस का y। अब देखो यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 18
यहाँ हो जाएगा y समानुपात y, यहाँ रखेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ रखेंगे तो हो जाएगा ये क्या, माइनस का 18। अब इसका इसमें गुणा, इसका इसमें गुणा, तो कितना हो जाएगा वाई स्क्वायर बराबर माइनस का 18 गुणे माइनस का 18। तो y बराबर कितना हो जाएगा 18, यही तो पूछ रहा था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। एक बार ये मैं जो अप्रोच बताया हूँ, इस वाले अप्रोच से ऐसे टाइप के सवाल हल करना, अगर ना आंसर है तब कहना। इतना शॉर्ट ये बताया हूँ, इसको आप लोग एक बार वीडियो को रोक के धीरे धीरे करके देखिएगा, तब समझ में आएगा। अगर आप शॉर्टकट नहीं अब सीखेंगे इसमें, अगर इसमें सब में जैसा कह रहा है कि यक्स में प्रत्येक जोड़े बहुत बड़ा बनेगा, तब भी गलत कर देंगे। इसलिए आपको शॉर्ट अप्रोच करना जरूरी है। अब देखो ये जो कह रहा है समुच्चय का बहुलक, इसमें सबसे पहले ये जो कह रहा है ना, ये देखो कि सूत्र का प्रयोग कर, इसका सूत्र क्या होता है, ये होता है बहुलक बराबर होता है, क्या होता है, बहुलक बराबर होता है 3 माध्यिका, क्या होता है, इसका होता है 3 माध्यिका माइनस का क्या होता है 2 माध्य, क्या होता है 2 माध्य। अब देखो बहुलक दिया कितना 28.4, माध्यिका कितना दिया 88, तो गुणा करें 3 × 24, 3 × 24 2 26 माइनस का 2 माध्य मीन, m से डिनोट कर लें। अगर अब इसको घटा दें, क्या करें, यदि हम इसको क्या करें घटा दें, घटाएंगे तो कितना आएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 235.6, क्योंकि देखो 14, ये इसको घटाएंगे 14 में मतलब कि घटाने के बाद यहाँ दशमलव लगाएंगे 0 तो 6, अब बटे कितना 2, तो कितने से आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 सत्ते, यानी कि इसका ये हमें खाली इतना देखना है। ये देखो 2 7 बार का है, उसके बाद पूरा हल करना है, क्योंकि ऑप्शन इतने दूर दूर दिए हैं। इसके बाद देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये आपको फार्मूला जरूर याद रखना है। अब कह रहा है कि एक डीलर जो है 63,000 प्रति ड्रायल की दर से 2 ड्रायल बेचता है। मतलब यहाँ क्या हो गया, इस सवाल में एसपी जो हो गया क्या हो गया, सेम हो गया, एसपी हमारा सेम हो गया। तो अब देखो एकदम क्या कह रहा है, एसपी सेम हो गया। अब देखना कह रहा है कि एक डीलर 63,000 प्रति ड्रायल की दर से बेचता है, एक पर उसे 5% का लाभ होता है, यानी कि 20 से 21% का लाभ हुआ। यानी ये क्या हुआ, ये हुआ सीपी, ये हुआ एसपी हुआ। अब दूसरे पर उसे 30% की हानि होती है, 30% का मतलब हुआ 3/10, यानी कि 3 की हानि, तो कितना हुआ 10 से 7। ये क्या हुआ, ये हुआ सीपी, ये हुआ एसपी। लेकिन वो कितने बेच रहा है 63 में, कितने गुना है, अगर यहाँ देखें 63, अगर 63,000 लिख लें तो कितने गुना, 21 × 63, यानी कि 3,000, इसका कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 60,000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर अब यहाँ देखें तो ये कितने गुना है 63,000, देखें 7 नहीं 63, 9,000, तो कितने हो जाएगा, ये सीपी कितना हो जाएगा 90,000। अब देखो टोटल सीपी, अब यहाँ से हम क्या ज्ञात कर लें, टोटल सीपी, तो कितना हो जाएगा 9 6 15, यानी कि हाँ देखो 9 6 15 के पीछे 4 0। अब देखें टोटल एसपी कितना हो जाएगा 63 ये दोनों को जोड़ दें तो कितना 0 0 3 0 2 3 6 2 छक्का 12, इतना हुआ 2 3 6 2 छक्का 12। अब देखो ये क्या हुआ, टोटल एसपी टोटल सीपी इतना है, टोटल एसपी इतना। अब क्या होना, हानि होना है, क्योंकि देखो ये है इतना, ये इतना, हानि होना कि नहीं हानि होना, हानि हो रही, कितने की हानि हो रही 24,000 की। यानी कि अब देखो क्या लाभ हानि प्रतिशत ज्ञात करना, तो हानि प्रतिशत लाभ हानि बराबर होता है, हानि प्रतिशत कितने की हुई, हानि कितने की हुई, हानि प्रतिशत बराबर होता है, हानि कितने की हुई 24,000 की, कितने पर सीपी कितना है 15 4 0, यहाँ कितना करेंगे 100, इसको अगर हल करेंगे तो कितना आएगा 16% हमारा आंसर आएगा। इसका ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। समझ में आया, बिल्कुल बेसिक से है, आप लोग को वीडियो रोककर धीरे धीरे सीख जाएंगे। अब कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 5:3 है, उनका एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 135 है, उनके एलसीएम एचसीएफ के व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा। जब तक मैं एलसीएम और एचसीएफ नहीं निकाल पाऊंगा, मैं कैसे उनका व्युत्क्रमों का योगफल निकाल पाऊंगा। लेकिन मुझे पता है कि दो संख्याओं का योगफल बराबर होता है,
दो संख्याओं का योगफल बराबर होता है एलसीएम गुणे क्या होता है एचसीएफ होता है। दो संख्याओं गुणनफल कितना है 5 और 3, तो कितना हो जाएगा 15x² बराबर इनका एलसीएम और एचसीएफ गुणनफल कितना दिया है 35, 15 नहीं है 135, x बराबर क्या हो जाएगा 3। अब देखो तो संख्याएं हमारे पास कौन कौन सी हो 3 5 3 5 15 3 3 9, इनका अगर मैं एलसीएम निकालूं तो कितना होगा, अगर मैं इनका एलसीएम निकालूं तो कितना होगा 45। अगर मैं इनका HCF निकालूं, मैं इतना मान के चलता हूं कि आपको HCM LCM पता है, इनका HCF हो जाएगा 3। अब इनका विक्टिमों का योग तो इनको जस्ट उल्टा कर देना है 1/3 प्लस का 1/45। अब आपको क्या करना है, यहाँ क्या कर देना है कि 45 क्या आ जाएगा एलसीएम 3 1 कम 3 3 5 15 प्लस का 1 यानी कितना आ जाएगा 16/45 आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया, ये ऐसे हल करना है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यानी कि आपके क्वेश्चन खत्म। मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने आज जो बताए हैं आप लोगों ने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। भले ही मैंने तेजी के साथ बताए हैं, लेकिन मैं ये उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पहले से पढ़ रखा है। मैं खाली यहाँ जैसे अब ये वाले सवाल में मेरा बताने का केवल ये था कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ। अब यहाँ से एलसीएम निकाला, मतलब बताने का सूत्र भी कंसेप्ट भी, लेकिन हाँ थोड़ा तेजी से, इसलिए कि मैं अब जैसे मैंने यहाँ कहा 15 नहीं 135, सीधे मैंने x बराबर 3 लिख दिया, लेकिन अब मैं यहाँ लिखता कि x² बराबर 9 x बराबर 3, ये सब नहीं मैं लिखूंगा, क्योंकि मैं इतना मान कर चलता हूँ कि आपको ये सब पता है, इसलिए मैं इतना शॉर्ट में करता हूँ। अब कैसे हल करना है इसी तरह तेजी से हल करना है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अगर नए हैं तो वीडियो को PS स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर जो भी नए पुराने कोई भी हो लाइक करना है, कमेंट करके जरूर बताना है कैसा लगे वीडियो, और जो भी डाउट हो कमेंट में जरूर बताएं। थैंक यू सो मच।